नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास, बहुत चर्चित उपन्यास की दुनिया में गहराई से उतरने की कोशिश करेंगे। जी धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को छुआ है। हाँ, और सोचने पर मजबूर किया है। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ विचार हैं, कुछ विश्लेषण हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इसकी कहानी की जो आत्मा है, इसके किरदारों की कश्मकश, उन सवालों को समझें जो ये आज भी खड़े करता है। सही कहा। कहानी हमें ले चलती है इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी का माहौल है। जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ है चंदर, एक बहुत होनहार, सोचने वाला, संवेदनशील छात्र, और है सुधा, प्रोफेसर शुक्ला की बेटी। हाँ, प्रोफेसर शुक्ला की बेटी, जिसमें एक चंचलता भी है, मासूमियत भी, और एक गहराई भी। और इन दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है जो दोस्ती से तो यकीनन ज्यादा है, पर शायद प्रेम कहना भी जल्दबाजी होगी, या वे खुद उसे ये नाम नहीं देते। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मतलब शुरुआत में तो वो बिल्कुल इसे प्रेम नहीं कहते। ये एक बहुत अनकहा सा, बहुत आत्मीय सा जुड़ाव है। अपनापन। हाँ, अपनापन कह सकते हैं, जो धीरे धीरे कहानी के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। ये झिझक ही शायद इसकी पहली पहचान है। तो यहीं से शुरू करते हैं प्रेम का वो पहला अंकुरण और वो अनकहा सा एहसास। चंदर प्रोफेसर शुक्ला के, कह सकते हैं, सबसे होनहार छात्रों में से था। बिल्कुल, और प्रिया भी। हाँ, प्रिया भी। तो इस नाते उसका प्रोफेसर साहब के घर आना जाना बहुत आम था। वो परिवार का हिस्सा सा बन गया था। जी, प्रोफेसर उसे बेटे जैसा ही मानते थे, और चंदर के लिए भी वो पिता तुल्य थे। और इसी माहौल में सुधा और चंदर करीब आते हैं। छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें, सुधा का चंदर की बिखरी हुई किताबें संभाल देना, चाय बनाकर लाना। हाँ, चाय बनाना, किसी बात पर बहस हो जाना, फिर रूठना, मनाना, ये सब उनके रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत करता गया। बिल्कुल, ये एक खामोश समझ थी, जैसे शब्दों की जरूरत ही ना हो। वो एक दूसरे की आदतें, पसंद नापसंद, सब बिना कहे जानने लगे थे। लेकिन इसी सहजता के बीच, खासकर चंदर के मन में एक एक उलझन भी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो सुधा को पसंद करता था, बहुत परवाह करता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दीवार थी। हाँ, और वो दीवार थी गुरु की बेटी होने की भावना। ये चंदर के संस्कार थे, उसका आदर्शवाद था। अच्छा। वो लगातार खुद को याद दिलाता था कि सुधा उसके गुरु की अमानत है, बहन जैसी है। दिल में चाहे जो भी एहसास पनप रहा हो, वो उसे प्रेम मानने से इनकार करता था, या शायद डरता था। वो सोचता था कि ये रिश्ता पवित्र है, इस पर सांसारिक प्रेम का दाग नहीं लगना चाहिए। ये आदर्शवाद ही उसे सच स्वीकारने से रोक रहा था। बिल्कुल। और सुधा, क्या वो इस सबसे अनजान थी, या वो भी कहीं बंधी हुई महसूस करती थी? अनजान तो बिल्कुल नहीं थी। वो चंदर का समर्पण, उसका अपनापन सब महसूस करती थी, और शायद उसकी तरफ से भी वैसा ही खिंचाव था। लेकिन वो भी अपने पिता का सम्मान, समाज के मर्यादा हैं, इन सब में पली बड़ी थी। उससे पहल की उम्मीद करना भी मुश्किल था। तो एक तरह का मौन समझौता था दोनों के बीच। हाँ, कह सकते हैं कि जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है, इसे कोई नाम न दो, इसे छेड़ो मत। लेकिन ये खामोशी, ये अनकहा सा अपनापन, ये कब तक दुनिया की नजरों से बच सकता था? वक्त तो आगे बढ़ता है ना। हाँ, और यहीं समाज की सच्चाइयाँ, परिवार की उम्मीदें, वो सब सामने आ जाती हैं। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये टकराव शुरू होता है। सुधा की शादी की बात शुरू होती होगी। बिल्कुल। सुधा विवाह योग्य हो जाती है, और प्रोफेसर शुक्ला अपनी बेटी के लिए एक अच्छा, योग्य वर ढूंढना शुरू करते हैं। और उनके लिए योग्य का मतलब क्या था? उनके लिए योग्यता का पैमाना साफ था। एक पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला, प्रतिष्ठित, कोई सरकारी अफसर। और यहीं चंदर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया। सही कहा। एक तरफ उसका दिल था, जो शायद अब तक समझ चुका था कि सुधा उसके लिए क्या है, उसे खोने का डर। और दूसरी तरफ उसका दिमाग, जो हजारों तर्कों से, सामाजिक डर से, नैतिक दुविधाओं से घिरा हुआ था। क्या सोचता होगा वो, मतलब क्या चलता होगा मन में? यही सब, मैं प्रोफेसर साहब का भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? ये मेरे गुरु की बेटी है, उस पर हक जताना तो पाप है। क्या मैं उसके लायक भी हूँ? अभी तो छात्र हूँ, भविष्य का क्या पता। अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? हाँ, ये लोग क्या कहेंगे का डर। और वो आदर्शवाद, ये सब मिलकर उसे कोई भी कदम उठाने से रोक देता है। वो जैसे जम सा जाता है। बहुत पीड़ादायक स्थिति है। और सुधा,
उसकी तरफ क्या हो रहा था? क्या उसने कोशिश नहीं की या आवाज उठाने की नहीं सोची? सुधा वो भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो समझ रही थी चंदर की हालत, अपनी खुद की इच्छाएं भी, लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि पिता के सामने खड़ी हो जाए। संस्कार, परवरिश, उसे यही सिखाया गया था कि बड़ों का फैसला ही मानना है। वो बस चुपचाप देखती रही। शायद मन में एक उम्मीद थी कि चंदर कुछ कहेगा, कोई पहल करेगा। लेकिन चंदर तो अपने ही आदर्शों में कैद था। हाँ। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ, सुधा का विवाह तय कर दिया गया डॉक्टर देवेश नाम के एक IAS अफसर से। अच्छा। ये उपन्यास का एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही निर्णायक मोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छा इरादा, ऊंचे आदर्श, गहरा प्रेम भी, समाज की उम्मीदों, शायद वर्गभेद भी। हाँ, चंदर का मध्यवर्गीय होना और देवेश का अफसर होना। बिल्कुल। और वो व्यक्तिगत झिझक, इन सब के सामने हार जाते हैं। वो दोनों जो शायद एक दूजे के लिए ही बने थे, चाहकर भी एक नहीं हो पाए। उनकी खामोशी ही उनके बिछड़ने की वजह बन गई। बिल्कुल। इस बिछड़न का असर जाहिर है दोनों की जिंदगियों पर बहुत गहरा पड़ा होगा। कहानी फिर आगे कैसे बढ़ती है? असर तो बहुत गहरा पड़ा। सुधा, उसने आंसू पी लिए, पिता के सम्मान के लिए शादी कर ली और चली गई। पीछे रह गया चंदर, बिल्कुल टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसका जीवन जैसे एकदम खाली हो गया। वही गलियां, वही यूनिवर्सिटी, सब काटने को दौड़ता होगा। हाँ, उसे बार बार यही लगता था, काश मैंने कह दिया होता, काश समाज की इतनी परवाह ना की होती, काश मैंने इसे गुनाह ना समझा होता। लेकिन अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। ये बोझ बहुत भारी होता है। और सुधा, क्या वो खुश थी अपने नए जीवन में? खुश कहना मुश्किल है। बाहर से शायद सब ठीक था। उसके पति डॉक्टर देवेश ठीक इंसान थे, व्यवहारिक थे, सम्मान भी देते थे। लेकिन सुधा को वो आत्मीयता, वो समझ, वो जुनून नहीं मिला जो चंदर में था। उसका मन तो अब भी वहीं अटका था, चंदर की यादों में। हाँ, तो वो धीरे धीरे दुनियादारी से जैसे कटने लगी, अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ में, धर्म कर्म में बिताने लगी। एक तरह से दुख से भागने का तरीका। हाँ, या कह लें कि अधूरेपन से। वो ईश्वर में वो सुकून खोजने लगी जो उसे इंसानी रिश्तों में, सांसारिक जीवन में नहीं मिला था। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से उस अधूरे रिश्ते की, उस चुप्पी की कीमत चुका रहे थे। एक अपराध बोध में जी रहा था, दूसरा आध्यात्म शरण लेकर। बिल्कुल। सुधा ने आध्यात्म और त्याग का रास्ता चुना, अपने दर्द को शांत करने के लिए। और चंदर, उसका जीवन एक अलग दिशा में मुड़ गया। उसने कोशिश की उस खालीपन को भरने की। और इसी कोशिश में उसके जीवन में दूसरी स्त्रियां आती। हाँ, यहीं पम्मी और विनीति का जिक्र आता है। पम्मी? कौन थी पम्मी? और चंदर के जीवन में उसकी क्या जगह बनी? पम्मी यानी पार्वती, वो सुधा से एकदम उलट थी। अच्छा, कैसे? बिल्कुल आधुनिक, बेबाक, पश्चिमी रंग में रंगी हुई लड़की, पार्टियों की शौकीन, खुले विचारों वाली। वो शायद चंदर के अकेलेपन, उसके बिखराव को देखती है और उसकी तरफ आकर्षित होती है। वो उसे इस दुख से बाहर निकालना चाहती है, जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती है। उनके बीच एक रिश्ता बनता भी है, उसमें दोस्ती भी है, आकर्षण भी और शारीरिक नजदीकियां भी। तो क्या चंदर को पम्मी में वो साथी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी? क्या वो सुधा को भूल पाया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चंदर को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि पम्मी के साथ उसका रिश्ता वो सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है या वक्त गुजारने का जरिया। उसे वो रूहानी जुड़ाव, वो पवित्रता वाली भावना, वो गहराई महसूस नहीं हुई जो सुधा के साथ थी। पम्मी की आधुनिकता, उसका खुलापन उसे उथला सा लगा। मतलब वो अब भी सुधा की यादों में ही था? हाँ, बिल्कुल। उसे लगा कि वो पम्मी के साथ रहकर सिर्फ खुद को और पम्मी को धोखा दे रहा है, तो वो धीरे धीरे उससे दूर हो गया। ये तो और भी उलझ गया। और विंती का क्या रोल था कहानी में? विंती यानी बिंती, वो एक और बहुत अहम किरदार है। वो सुधा की छोटी बहन जैसी है। अच्छा। बहुत मासूम, भोली, निस्वार्थ। वो बचपन से चंदर को देखती आई है और मन ही मन उसे देवता की तरह पूजती है, प्रेम करती है। उसका प्रेम कैसा था? पम्मी जैसा या सुधा जैसा? न पम्मी जैसा आधुनिक, न सुधा जैसा मर्यादित और अनकहा। उसका प्रेम पूरी तरह से समर्पित था, निस्वार्थ। उसमें कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं। वो बस चंदर के दुख को समझती थी और उससे शादी करके उसकी जिंदगी में खुशी लाना चाहती थी। तो एक तरफ पम्मी का आधुनिक, शायद शारीरिक प्रेम, दूसरी तरफ विंती का ये निश्चल, समर्पित प्रेम। चंदर के लिए तो ये एक और कश्मकश बन गई होगी। हाँ, और शायद विंती का प्रेम सबसे पवित्र और सच्चा था।
लेकिन विडंबना देखिए, क्या? चंदर अब भी सुधा के असर से बाहर नहीं निकल पाया था। वो विंदी की मासूमियत, उसके समर्पण का सम्मान करता था, बहुत करता था, लेकिन उसे हमेशा हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही देखा। ओहो। वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि दिल तो अब भी सुधा के लिए ही धड़कता था, चाहे वो जिंदगी में थी या नहीं। तो विंती का प्रेम भी अधूरा रह गया। हाँ, उसका निश्चल प्रेम भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो पम्मी और विंती दोनों ही चंदर के जीवन में आई, प्रेम के अलग अलग रंग लेकर, लेकिन कोई भी सुधा की जगह नहीं ले पाया। बिल्कुल। पम्मी जैसे आधुनिकता, शारीरिकता, शायद क्षणिक आकर्षण का प्रतीक बन गई, और विंती निस्वार्थ समर्पण और मासूमियत का। ये दोनों प्रेम के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं, लेकिन चंदर के लिए प्रेम का मतलब अब भी वही था जो उसने सुधा के साथ महसूस किया था। वो पवित्र आत्मीय जुड़ाव। हाँ, और क्योंकि वो जुड़ाव अधूरा रह गया, इसलिए चंदर का जीवन भी अधूरा ही रहा। वो किसी और प्रेम को जगह नहीं दे पाया। तो कहानी के अंत तक हम यही देखते हैं कि चंदर वो अपने ही बनाए आदर्शों, समाज के डर और उस एक अधूरे प्रेम के बोझ तले दबा रह जाता है। हाँ, न वो सुधा को पा सका, न पम्मी को पूरी तरह अपना सका, और न ही विंती के पवित्र प्रेम को स्वीकार कर पाया। हाँ। उपन्यास का अंत एक गहरे अवसाद, एक अधूरेपन के एहसास के साथ हमें छोड़ जाता है। सुधा अपने वैवाहिक जीवन में अकेली है, पूजा पाठ में डूबी हुई। चंदर हो सकता है सामाजिक रूप से सफल हो गया हो, पर भावनात्मक रूप से वो वहीं खड़ा है जहां सुधा उसे छोड़ गई थी। ईम मुख्य स्त्रियां सुधा, पम्मी, विनती जी, उसके जीवन से गुजरती हैं, उसे प्रभावित करती हैं, लेकिन आखिर में चंदर किसी का नहीं हो पाता, वो अकेला रह जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का, इन किरदारों के इस ट्रेजेडी का जी, आखिर सार क्या है? मतलब ये उपन्यास हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? देखिए, ये उपन्यास कई लेवल पर बात करता है। एक तो ये प्रेम की जटिलता को दिखाता है। वो प्रेम जो बहुत पवित्र है, आत्मीय है, लेकिन समाज के बंधन, व्यक्तिगत झिझक, आदर्शवाद, इनके कारण पनप नहीं पाता। ये दिखाता है कि कैसे समाज के बनाए नियम, ये लोग क्या कहेंगे वाला डर, और कभी-कभी हमारे अपने ऊंचे आदर्श हमारी सच्ची खुशियों का गला घोंट देते हैं। और शायद ये त्याग की धारणा पर भी एक सवाल खड़ा करता है, जैसे सुधा का त्याग या चंदर का चुप रह जाना। क्या ये वाकई महानता थी या अपनी भावनाओं को नकारना था? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है जो पाठक के मन में उठता है। क्या त्याग हमेशा सही होता है? क्या अपनी खुशी को, अपने प्रेम को आदर्शों और समाज के लिए कुर्बान कर देना ही रास्ता है? उपन्यास दिखाता है कि इस त्याग की कीमत बहुत भारी हो सकती है। जीवन भर का अकेलापन, अधूरापन, पछतावा। हाँ, चंदर और सुधा दोनों ही ये कीमत चुकाते हैं। और ये शीर्षक गुनाहों का देवता, ये भी तो सोचने वाली बात है। आखिर गुनाह क्या था? चंदर का सुधा से प्रेम करना, या प्रेम को स्वीकार न कर पाना? हाँ, ये समाज के नियमों से डरना, या वो आदर्शवाद जिसने उन्हें रोक दिया? शायद उपन्यास यही इशारा करता है कि असली गुनाह प्रेम करना नहीं है। असली गुनाह है प्रेम को परिस्थितियों के आगे, डर के आगे, झूठे आदर्शों के आगे हार जाने देना। चंदर खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, अपनी भावनाओं को गुनाह समझता है, और इस कोशिश में न वो देवता बन पाता है, न पूरी तरह इंसान रह पाता है। वो अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाता है। भारती जी ने मानवीय भावनाओं की बारीकियों, प्रेम, त्याग, सामाजिक दबाव, नैतिक दुविधा, इन सब का बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण किया है। बिल्कुल। तो ये थी गुनाहों का देवता के किरदारों और उनकी कहानी की एक झलक। एक ऐसी दास्तान जो प्रेम की ऊंचाई के साथ साथ उसकी त्रासदी को भी दिखाती है, समाज के बंधनों की जकड़न और मानवीय कमजोरियों को भी उजागर करती है। बिल्कुल, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम आज भी अपने जीवन में ऐसे ही किसी अदृश्य बंधन में, किसी सामाजिक डर में, किसी झूठे आदर्श में जी रहे हैं? क्या हम अपनी सच्ची भावनाओं को कहने से डरते हैं? क्या त्याग के नाम पर हम अपने हिस्से की खुशी को यूं ही जाने दे रहे हैं? सही बात है। और अंत में वो एक सवाल जो शायद हर पाठक के मन में गूंजता रहता है, अगर उस वक्त, उस निर्णायक मोड़ पर चंदर ने या सुधा ने, किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई होती, अपने दिल की सुनी होती, समाज के डर को परे रखकर एक कदम बढ़ाया होता, तो क्या होता? क्या उनकी कहानी का अंत अलग होता, सुखद होता, या कोई और अनकही त्रासदी उनका इंतजार कर रही होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो पाठक को सोचना है। लेकिन ये हमें अपने जीवन के चुनावों पर,
अपनी हिम्मत पर, अपने डर पर सोचने का एक मौका जरूर देता है। बिल्कुल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।